कंस्ट्रक्शन लाइन में एक बात याद रखना, कुछ कुछ क्वांटिटीज कुछ चीजें थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड कर दो चलेगा, कम मत करो, कम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा प्रोवाइड कर दो चलेगा, कम मत करना, नहीं तो साइट पे बहुत गाली सुनने को मिलेगा भाई। कॉन्ट्रैक्टर अगर आप ऐसे साइट इंजीनियर काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर बहुत गाली देता है अगर आपने सीमेंट वहां पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कुछ गड़बड़ कर दी, स्टील कम डाल दिया आपने, बार्स कम डाल दिए, स्पेसिंग ज्यादा बढ़ा दिया आपने, तो ये सब में वहां पे गाली पड़ती है शुरुआती दिनों में जब आप काम को सीख रहे होते हो। हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो डीडीआरसीएस का वीडियो नंबर 3 लेके आ गया हूं। आपको बताना चाहता हूं टू वे स्लैब इस वीडियो में पूरा कर लेंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपको टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड मेथड से आपको आ जाएगा सॉल्व करने, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं, फटाफट से कंटेंट पे जाते हैं, ठीक है। ओनली कंटेंट द फ्रीली प्लान। हाँ बट एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो नंबर 1 और 2 देखा हुआ है तभी जाके ये समझेगा दोस्त। आ जाओ ध्यान से देखो यार, जरूरी एग्जाम आ रहा है, 17 मई को एग्जाम है यार, 17 मई को एग्जाम है, आ जाओ फटाफट से। द फ्रीली प्लान ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग शोन इन द फिगर, कि भाई ये एक प्लान है, कौन सा स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे, इसके ऊपर स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे, और ये फ्रीली प्लान यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्वेश्चन में बोला कि टेक लाइव लोड बोला हुआ है 4 किलो न्यूटन ले लो, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फ्लोर फिनिश कितना ले लो, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सारे के सारे ऑल एक्सटर्नल वॉल्स जो होते हैं, एक्सटर्नल वॉल्स मतलब वही कॉलम्स बेसिकली देखा जाता है, हम लोग को बताऊंगा मैं आपको, मतलब जो बीम है, बीम्स के जो एक्सटर्नल वॉल्स होते हैं, एक्सटर्नल वॉल्स आपको पता ही होगा, मैंने बताया था वीडियो नंबर 2 में बताया हुआ है, आप देख लो थोड़ा जा करके जो नए बच्चे हैं। इंटरनल वॉल्स हैं 150 mm और एक्सटर्नल वॉल्स है 230 mm का, ठीक है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट का यूज कहाँ पे होता है, 3.5 मीटर, एंड यूज M20 FE415। M20 क्या होता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होता है, FE415 क्या होता है, बेसिकली स्टील का कोड होता है। ये FE415 हम लोग यूज करने वाले हैं। अब ध्यान दो, ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो होता है ना, जब हम लोग बीम को डिजाइन करते हैं तब हम लोग वहां पे यूज करते हैं बेसिकली, और स्लैब को डिजाइन करने के लिए फ्लोर टू फ्लोर हाइट का काम नहीं आता, ठीक है। क्योंकि फ्लोर टू फ्लोर आप जब देखते हो जो हाइट, क्योंकि मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोर है और ये फ्लोर और फ्लोर के हाइट अगर देखना है तो ये वाली जो हाइट है, ये वही हाइट है, ये वॉल्स होती हैं, ऐसे वॉल्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके ये वाला जो फ्लोर होता है, ये फ्लोर किस पे रुका होता है, बीम पे रुका होता है, इस तरीके से। हरी पसंद में ये इस तरीके से ऐसे इस तरीके से रुका होता है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका वॉल होता है ना, ये जो वॉल होती है आपकी, ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट का मतलब ये वॉल की हाइट होती है बेसिकली, ठीक है। ये तो अभी जब भी आप बीम डिजाइन करते हो ना, बीम, तो ये बीम से ये वाली ये सब बीम्स होती है ना, ये वाली बीम होती है, मैंने बताया था ये सब, ये बीम होता है। तो बीम से लेके दूसरे बीम तक का हाइट निकालेंगे, उस टाइम पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट का यूज होता है बीम के में। बाकी हम लोग बीम तो डिजाइन नहीं करने वाले, बिकॉज मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, क्योंकि बीम डिजाइन करना उसमें मत जाओ, वो एक बड़ी चीज़ है और अभी टाइम नहीं है। अभी आप स्लैब सीखो, स्लैब में कंफर्म मार्क्स लेके आओगे। इसके बाद रिटेनिंग वॉल की वीडियो भी डाल दूंगा परसों, तो दिक्कत नहीं है। सारे के सारे कॉलम्स 300 by 300 mm इन साइज है। डिजाइन स्लैब S1 एंड बीम B1 B2 B3। ये क्वेश्चन था, 20 मार्क का क्वेश्चन था शायद से उस टाइम पे, ध्यान दो। अब बेसिकली ये देख लो, ये फ्लोर है, ये फ्लोर प्लान है, बराबर। ये बेसिकली ऐसे ही है हमारा, देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से। ये वाला पार्ट ओपन है, मतलब यहाँ पे बीम नहीं है, और ये सब बीम्स है, और ये पूरा का पूरा स्लैब है, मैंने बताया था, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका डायमेंशन देख लो, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। और फिर ये वाला भी 3 होगा, ये भी 2 होगा, दोनों सेम है, इसलिए क्या बोल दिया, S1 बोल दिया, S1, ठीक है। जबकि ये बीम B1 B2 B3 बोला हुआ है, इस बीम को B1, इस बीम को B2, इस बीम को B3 बोला हुआ है, ठीक है। डायग्राम बना लेना। देखो पढ़ना कैसे मैंने आपको बताया था कि अभी ये जैसी कंटेंट होगा वैसे ही पूरा क्वेश्चन लिखोगे नोटबुक लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसके बाद डायग्राम बना लोगे अच्छे से। फिर उसके बाद जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं डायग्राम का एग्जांपल बताते रहूंगा, तो डायग्राम से मैच करते जाना, ठीक है ना। और ये बीम B1 है और ये स्लैब S1, ठीक है। डायमेंशन सेम था इसलिए S1 बोल दिया। इसका डायमेंशन क्या है, इसका 3 और ये वाला 4, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, 4.5 मीटर। तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन जो था, ये 3/4.5 का अलग था, इसलिए इसको S2 बोल दिया। ये दोनों सेम था, इन दोनों को इसको S1 भी बोल सकते हो और S3 भी बोल सकते हो, क्योंकि दो को S1 बोल दिया, 2 को S3 बोल दिया, जबकि डायमेंशन सेम है। आप S1 डिजाइन करो तो भी S3 का भी सेम डिजाइनिंग होगी, और ये वाला S1 डिजाइन करो तो भी S3 का सेम डिजाइनिंग होगा, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि डायमेंशन सेम है, 3/2 और ये वाला 3/2, बराबर। आ रही बात समझ में, पक्का, ठीक है। आगे चले,
ठीक है, फटाफट से सोल्यूशन पे जाते हैं, फोकस करते हैं, टाइम को वेस्ट मत करो, वैल्यूबल कंटेंट है, अभी कभी शेयर कर दो अपने कॉलेज ग्रुप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं आगे। तो ओके गाइस, ध्यान दो, स्लैब S1 के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप यही है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें स्लैब को डिजाइन करना होता तो हमें चेक करना होता कि वन वे है कि या फिर टू वे है। ठीक है, वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने का फॉर्मूला होता है LY/LX। LY क्या होता है? लॉन्गर स्पैन। LY क्या होता है? लॉन्गर स्पैन। और LX क्या होता है हमारा? शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन मतलब वो छोटा वाला साइज। जैसे अभी स्लैब S1 आपने जहाँ पे मैंने बनाया है, स्लैब S1 में मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो साइज है, ये वाला डायमेंशन, ये 3 का है और ये वाला 2 मीटर का है। तो 3 मीटर क्या हो गया मेरा? बड़ा है, लॉन्गर स्पैन, मतलब ये LY हो गया, और 2 क्या हो गया मेरा? शॉर्टर स्पैन, इसलिए LX हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ रही तो LY/LX कितना हो गया मेरा? 3/2 हो जाएगा। अगर अब ये 3/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.5। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा है? तो मैं आपको बताता हूँ कि यार ये 1.5 जो है, मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो स्लैब S1 के लिए LY/LX जो है वो लेस देन इज इक्वल टू, बोल सकता हूँ 2। ये कंडीशन दे सकता हूँ कि जब भी LY/LX लेस देन इज इक्वल टू 2 आएगा, 2 आ गया या फिर उससे कम आएगा, तो उस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि ये वाले स्लैब को कैसे डिजाइन करोगे। ध्यान से देख लो, 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो क्या कर लोगे? 1 वे स्लैब कर लेना, वो तो हमने सिखाया है। देखो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें पिछले वाली वीडियो का रिपीट नहीं करूंगा ना, लास्ट वीडियो में जो पढ़ा चुका हूँ ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो आता रहे, तभी आपको ये ज़्यादा बेटर वे में समझेगा, जल्दी सीख पाऊंगा। वीडियो छोटा होगा, वो आता रहेगा, तो ये धड़ाधड़ आप नोट करते जाओगे, आपको आ गया। तो वो सीख करके वीडियो नंबर 2 जो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना। सीक्वेंस है, आपको सिक्वेंशियल आपको वीडियो मिल जाएगा सीक्वेंस में, ठीक है ना, सिक्वेंशियल वे में। स्लैब S2 देख लेते हैं। स्लैब S2 को भी मैंने देखा LY/LX। स्लैब S2 हमारा ऐसी था ना, ये S2 स्लैब है, यहाँ पे कितना था मेरा? ये 4.5 था, और ये मेरा कितना था? 3 था। तो 4.5 इस बार मेरा LY हो गया। जरूरी नहीं कि LY हमेशा यहीं पे आएगा, वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं भाई, डिपेंड करता है डायमेंशन, मेरी मर्जी। तो ये 4.5 और अपॉन 3, तो LY/LX देख करके ये भी 1.5, ये भी लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई करा तो ये भी 2 स्लैब हो गया। वैसे ही S3 भी क्या हो गया? LY/LX 3/2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये भी क्या हो गया? 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब हो गया। बराबर आ रही बात समझ में? चलो अब हम लोग इसके बात का, एक बार जैसे ही पता लग गया कि यार स्लैब S1 S2 S3 जो है वो हम लोग को 2 वे स्लैब से करना है, बट हम लोग को तो सिर्फ और सिर्फ S1 निकालना है। आ रही बात समझ में? हम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ S1 बोला है, S1 निकाल के निकल जाते हैं आगे, 12 मार्क 15 मार्क मिल जाएगा यहाँ पे। बराबर, देखो एनालिसिस ऑफ स्लैब, ये स्टेप है, ये करने के बाद, चेक करने के बाद अभी एनालिसिस ऑफ स्लैब S1, क्योंकि हम लोग को उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें वो डिजाइन करना है। इसके पहले मैं आपको एक नॉलेज वाली बात बता देता हूँ। जिन्होंने वीडियो नंबर 1 देखा उनको तो समझेगा ये, नो डाउट। वीडियो नंबर 2 देखा जिन्होंने, देखो डेप्थ जो होता है, डेप्थ जो स्लैब की डेप्थ होती है, वो डेप्थ हम लोग 2 वे स्लैब में, हम लोग का रेंज क्या है, कितना हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस वैल्यू को मुझे अप्रॉक्सीमेट करना होगा। आ रही बात समझ में? जिस वैल्यू को मुझे अप्रॉक्सीमेट करना होगा, तो हमेशा याद रखो 2 वे स्लैब का जो डेप्थ होता है वो हमेशा 125 mm से लेकर के 150 mm के बीच में लेना, ठीक है, 125 से लेके 150 mm के बीच में ले लेना, ठीक है। और 1 वे स्लैब का जो होता है वो मोर देन हमेशा 150 mm में कंसिडर करना, तो स्लैब आपका अच्छा डेप्थ मिलेगा, अच्छा स्लैब डिजाइन होगा, प्रॉपर स्लैब डिजाइन होगा, मेरी बात मानो, ठीक है। चलो अब मैं बोल सकता हूँ कि L की वैल्यू, L को ही मैं बोलता हूँ LX है मेरा, और वही मेरा शॉर्टर स्पैन, बेसिकली ये जो L होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे डेप्थ निकालने का अलग तरीका होता है। वहाँ पे डेप्थ कैसे निकाला था हम लोग ने? डी रिक्वायर्ड निकाला, L इफेक्टिव अपॉन वो सब, बराबर ना, L/D बेसिक्स मॉडिफिकेशन फैक्टर, फिर वो कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस ये सब था भाई, विड्थ ऑफ सपोर्ट का आधा, क्लियर कवर, और फिर डायमीटर का आधा, बराबर। तो इस तरीके से था वो 1 वे स्लैब। वीडियो नंबर 2 की बात है। यहाँ पे ये डेप्थ निकालने का अलग तरीका है, डेप्थ कैलकुलेशन मतलब कैपिटल D। ये तरीका ये बोलता है कि यार मैं एक रेशियो में प्रेजेंट हूँ, रेशियो मतलब अपॉन में, L/D में, मैं L/D के टर्म में मैं प्रेजेंट हूँ। ये मेरा जो L होता है वो LX होता है, शॉर्टर स्पैन, ठीक है। ये L की वैल्यू क्या होती है? शॉर्टर स्पैन, जो हमें गी मैंने स्लैब S1 के लिए ले चल रहा हूँ, तो 2 मीटर, ठीक है। बोलता है कि यार माइल्ड स्टील के लिए सिंपली सपोर्टेड, जब आप स्लैब को सिंपली सपोर्टेड डिजाइन करोगे माइल्ड स्टील के लिए, ये 35 वैल्यू रहेगी, L/D की वैल्यू क्या रहेगी? 35। और जब आप Fe415 स्टील के लिए, Fe415 मतलब टॉर्स स्टील, आप उसके लिए डिजाइन करोगे तो 28 का रहेगा, और 32। 28 किसके लिए रहेगा? सिंपली सपोर्टेड के लिए। और कांटिलीवर,
कैंटिलीवर स्लैब के लिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी कैंटिलीवर स्लैब नहीं, कैंटिलीवर एक सपोर्ट है बेसिकली, सिंपली सपोर्टेड, और कैंटिलीवर एक मेथड होता है। मैं सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर एक्सप्लेन कर दूं क्या आपको, ध्यान दो। मान लो ये एक बीम है, इस बीम को अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, अगर सिर्फ यही दो जगह पे सपोर्ट है तो इसी दोनों सपोर्ट को मैं क्या बोलता हूँ, सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, ठीक। अब ये एक बीम है, अब इस बीम को यहाँ पे सपोर्ट है और एंडिंग में भी सपोर्ट है, स्टार्टिंग एंडिंग में। बोलोगे अलग क्या हुआ, देखो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट सपोर्ट, यहाँ पे ये देखो ए और बी तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो गया, बट सी और डी जो हो गया यहाँ पे वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गया। तो जब भी किसी भी बीम में या फिर स्लैब में इंटरमीडिएट सपोर्ट्स प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट सपोर्ट लिख देता हूँ, इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्लैब या फिर कंटिन्यूअस बीम। स्लैब बोल दो या फिर क्या बोल दोगे, बीम बोल दो, बराबर। अब एक ऐसा सपोर्ट देख लो, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे यहाँ पे फिक्स है और ये साइड फ्री है, ठीक है, आ रही बात समझ में, यहाँ पे सपोर्ट है बट यहाँ पे फ्री है। तो बेसिकली एक पॉइंट पे सपोर्ट रहेगा और दूसरे पॉइंट पे फ्री रहेगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर, ठीक है ना। ये चीज़ और बेटर वे में समझेगी रिटेनिंग वॉल में। जब हम लोग रिटेनिंग वॉल करेंगे तो रिटेनिंग वॉल में ज़्यादा तरीके से समझेगा। चाहिए तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू लिख लो, बट एक ओवरव्यू मिल गया होगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये क्वेश्चन से कोई लेन देन नहीं है इसका। बट ये टेबल को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल को याद रखना। तो अब ध्यान दो, L/D जो माइल्ड स्टील, अब हमें कौन सा स्टील दिया गया हमारे क्वेश्चन में, टेबल के हिसाब से हमें जो डिमांड चाहिए वो डिमांड के हिसाब से लेना है। तो Fe415 के लिए L/D जो है सिंपली सपोर्टेड मेथड से 28 दिया है। Fe415 के लिए L/D की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड मेथड से 28 दिया हुआ है, तो L/D इज इक्वल टू 28 ले लिया, ये इतना आना चाहिए था। अब डेप्थ निकालना है, डेप्थ बोलता है मैं भाई इसके प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हूँ, तो ये वैल्यू आपको टेबल से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये निकालना है तो मैंने D को इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, और L की वैल्यू कितनी थी मेरी 2/28, तो ये कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा कुछ 71.42। अब 71.42 कितना, सॉरी मैं रॉन्ग कर दिया मैंने, देखो Lx की वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर है ना, यहाँ पे mm में लोगे 2000 बाई 28 जब करोगे तो 74.42 आएगा, 71.42 आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये mm में है, बट इतना नहीं ले पाओगे, इतने में काम नहीं होगा, इतना डेप्थ देने पे स्लैब अच्छा डिजाइन नहीं होगा। मैंने बोला है कि 2 स्लैब में क्या करना है, हमेशा 125 to 150 mm के पास लेना। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेता हूँ, मैं 125 लेके चलूँ, 125 mm का डेप्थ देते हैं हम लोग स्लैब को, अच्छा डिज़ाइन होगा, ठीक है ना। हमारी बात समझ में, ये हम लोग इस वैल्यू को लेके चलेंगे आगे, ठीक है, पक्का। चलो आगे चलते हैं, लिख लो फिर आगे चलते हैं। तो क्या गाइस ध्यान दो, लोड कैलकुलेशन इज द सेकंड स्टेप। अब यहाँ पे लोड कैलकुलेशन करते हैं, देखो ध्यान से। जब भी लोड कैलकुलेशन करोगे कि यार वो जो स्लैब S1 है उसके ऊपर क्या क्या लोड आ रहा है, तो 2-3 तरीके का लोड हो सकता है। एक होता है फ्लोर फिनिश, मतलब टाइल्स भी जो आप करते हो, उसे बता चुका हूँ मैं। एक लाइव लोड होता है कि उस फ्लोर पे आप चल रहे हो, मूव हो रहे हो, ये एक हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि उस स्लैब का खुद का वेट होगा। तो ये 3 तरीके होते हैं, और इन तीनों को ऐड कर दो तो आपका अल्टीमेट लोड, टोटल लोड ऑन द स्लैब मिल जाता है। अल्टीमेट लोड मिलने का एक अलग तरीका होता है, देखते हैं क्या होता है। चलो ध्यान दो कि स्लैब सेल्फ वेट, सेल्फ इसको क्या बोलते हैं, S/W को क्या बोलते हैं, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट ऑफ अ स्लैब निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला 25 × D। D मतलब डेप्थ। अब समझा डेप्थ क्यों निकाला था मैंने, ठीक है। तो 125 mm में है तो हमें मीटर में डालना है, तो 0.125 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर में हमने डाल दिया, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे तो 3.125 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद मैं आपको बताता हूँ, लाइव लोड आपको गिवन है 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिश आपको गिवन है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, W इज इक्वल टू लोड, W मतलब लोड, ठीक है, दैट इज सेल्फ वेट प्लस लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश को ऐड किया तो कितना मिल जाएगा, 8.62 आता है। इन तीनों को ऐड करने पे इतना आएगा, मतलब बोलने का मतलब ये 3.125 प्लस 4 प्लस 1.5 करोगे तो 8.62 मिलेगा। बट ये मेरा अल्टीमेट लोड नहीं है, मेरा टोटल लोड है। क्या है, टोटल लोड ऑन स्लैब है। नेट लोड बोल दो, टोटल लोड बोल दो, ठीक है।
बट मुझे अल्टीमेट लोड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेता हूँ मैं, स्लैब S1 में भी हमने 1.5 लिया था और यहाँ पे भी 1.5 लिया हुआ है, 1.3 भी ले सकते हो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 1.5 ले लिया मैंने, बराबर। अब मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, देखो कि स्लैब का खुद का लोड, स्लैब के टोटल लोड इतना आ रहा है 8.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 8.62 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, बराबर। समझो इस बात को कि जब हम लोग मोमेंट डिज़ाइन करेंगे, जब स्लैब को डिज़ाइन करेंगे, तो अगर हमने ज़्यादा लोड के लिए आ रहा है इतना, बट अगर हमने ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन कर दिया तो हमारा फ़ायदा है ना दोस्त, वो स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन चेंज हो जाती है ना, बदल जाती है, बढ़ जाती है लाइफ स्पैन, उसकी जो सर्विसिबिलिटी होती है, सर्विसिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत काम का निकल जाता है, तो फेलियर नहीं आता। कभी कभार लोड ज़्यादा हो गया, मान लो 8.62 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करने पे मेरा अल्टीमेट लोड जो होगा वो स्लैब के ऊपर कितना जाएगा, 12.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको आगे ले चल के मोमेंट, इसके लिए मोमेंट निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मोमेंट निकाल करके हम लोग स्लैब को जब डिज़ाइन करेंगे तो वो 8.62 के लिए आ रहा था, एक्चुअल में कितना लोड आ रहा था, इतना, बट डिज़ाइन किया इतने के लिए, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, कि अगर कभी कभी 10 न्यूटन का लोड आ गया, तो 10 किलो न्यूटन का लोड आ गया तो स्लैब झेल पाएगा ना भाई, क्योंकि मेरी कैपेसिटी तो इतनी मैंने बिल्डअप कर दी है। आ रही बस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ये फ़ायदा होता है कि भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, इसमें डाल दो तो इतना सेफ्टी और आपकी बढ़ जाती है, स्लैब स्ट्रक्चर फेल नहीं होता। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर विड्थ ऑफ स्ट्रिप को लेकर के आगे चलेंगे कि मेरा अल्टीमेट लोड इतना है, तो अभी इसी में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अब स्लैब का जो साइज़ है वो कितना 3/2 है ना, तो 3 मीटर का। अभी तो मैं एक बार में 3 तो निकाल से नहीं सकता 3 मीटर का, तो मैं 1 मीटर को कंसिडर करके लग चलता हूँ और उसके लिए मोमेंट निकालता हूँ, उसके लिए डिज़ाइन करता हूँ, जितने होगा वो 3 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। उस डायमेंशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे उसको, उस वैल्यू को तीनों मीटर के लिए, बाकी के 1 के लिए भी वही रहेगा ना। देखो तो 12.93 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, बट जब भी 1 मीटर विड्थ ऑफ स्ट्रिप कितना ले रहे हो, 1 मीटर ले रहे हो, मतलब ये स्लैब है आपका, इसमें से आप 1 मीटर, ये वाला 1 मीटर जो है इतना आप लेके चल रहे हो, बराबर। तो आप इतना के लिए डिज़ाइन करो तो मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 मीटर से, तो ये मीटर कैंसिल होकर के अल्टीमेट लोड कितना आ गया, 12.93 किलो न्यूटन पर मीटर। ये चीज़ आपको पता लग गई। ये वैल्यू आप याद रख लो कि अल्फा एक्स जो होता है मेरा, अल्फा एक्स और अल्फा वाई जो होता है, अल्फा एक्स को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ शॉर्टर स्पैन बोलते हैं, और अल्फा वाई को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गर स्पैन बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों वैल्यू यूज़ होने वाला है अभी मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है, मोमेंट्स के फॉर्मूलेज में यूज़ होने वाले हैं। 1 वे स्लैब में हमने जैसे मोमेंट निकाला था, वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग है। 1 वे स्लैब में वहाँ पे मोमेंट के लिए हमने डायरेक्टली ये यूडीएल की इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं अल्टीमेट लोड ऑन अ स्लैब, अल्टीमेट लोड ऑन अ स्लैब यूडीएल इंटेंसिटी, इसको, ये यूडीएल का यूनिट होता है। तो हम लोग ने इसको यूडीएल में कन्वर्ट करके हमने वहाँ से मूवमेंट निकाल लिया था, फिर हमने चेक फॉर डेप्थ किया था। यहाँ पे मूवमेंट निकालने का थोड़ा अलग फॉर्मूला है। आईएस कोड की बुक आपके पास होनी चाहिए, आईएस कोड 456-2000, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बुक ले लो, सामने बैठो, मैं जो पेज बोलूँगा उसको ओपन करो, वो पेज को ओपन करो, डायग्राम को समझो, मैं बनाऊंगा, दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो क्या गाइस ध्यान दो, अब न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं हम लोग। देखो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लेते हैं कि पेज नंबर 91 पे IS 456-2000 के बारे में समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट को लेकर के एक टेबल को समझना, उस टेबल से हमें अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू मिलती है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है, आसान है यार। देखो कैसे क्या होता है। देखो अगर मैं ये कहता हूं कि स्लैब S1 को मुझे डिजाइन करना है एज 2A में स्लैब करना, बहुत सारी चीजें पहले से लिख दी क्योंकि आपको पता है कि टाइम को सेव करना है, ऐसा ना आ जाते हैं फटाफट से। अब देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लो ये एक स्लैब S1 S2 और ये S1 सेम डायमेंशन है ना, 4/3, और इसका भी 4/3, तो इसलिए इसको S1 ग्रुपिंग कर दिया, ये S2 और ये S4, ठीक है ना, 4/4 और 5/4, ठीक है, S4 का डायमेंशन, ठीक है, जिसका डायमेंशन अलग है उसको अलग नाम दे दिया, S1 S2 S3, इसको S4 दे सकते हैं, फिर S3 बोल सकते हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे भी S3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ S1 की बात करूं, चलो यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ S1 की बात करूं तो S1 में इसको क्या बोलूंगा, एक साइड बोल सकता हूँ, स्लैब का एक साइड, ये जो बीम से बना हुआ है, बराबर, एक बीम होता है, बराबर, ये सुनो, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक इसको साइड बोल सकता हूँ, इसी साइड को और एक वर्ड में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एज, क्या बोलते हैं, EDGE, एज बोलते हैं।
तो अब ये एज जो है, इस एज के बाजू में, अभी स्लैब S1 को यहाँ पे देखो, क्या इस एज के बाजू में कोई है? नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एज है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ये वाला एज जो है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना? क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये वाला एज के बाजू में भी कोई नहीं है, ये वाला एज के बाजू में भी कोई नहीं, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है, डिस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये वाले के बाजू में भी कोई नहीं है, ठीक है, ये वाले के बाजू में कोई नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, बराबर। पर जैसे ही मैंने ये वाला देखा डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन, अच्छा ये वाला डायमेंशन को मैं क्या बोल सकता हूँ? ये डायमेंशन 4 है तो ये भी 4 रहेगा, तो इसको बोल सकता हूँ लॉन्ग एज। क्या बोल सकता हूँ? लॉन्ग एज। और जिसका डायमेंशन छोटा है, ये 3 वाला है, ये एज और ये वाला एज जो है वो क्या है? 3 है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट एज। ठीक है ना? बट मैं ये देख रहा हूं कि यार ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं S1 के बारे में लिख सकता हूं कि 3 एजेस जो है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। मैंने लिख दिया, समझा? कोई दिक्कत? S1 के बारे में लिख सकता हूं। अब जैसे मैंने देखा कि यार ये वाला एक एज है, ये एक ऐसा एज है S1 का जो जिसके बाजू में एक स्लैब है, तो वो कंटिन्यूअस हो गया, बराबर। इसके बाद एक स्लैब दिख रहा है ना मुझे, कंटिन्यूअस है। तो अगर अब ये वाला कंटिन्यूअस है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1, जबकि इसका डायमेंशन क्या है? 4 है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया लॉन्ग। 1 लॉन्ग एज जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। समझा? याद रहेगा? ऐसे S2 का भी करते फटाफट से, S2 का भी देख लो। S2 में क्या होगा? 1, अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं। S2 के बारे में क्या खास बात है कि इसका डायमेंशन 4x4 है, 4x4 मतलब सेम डायमेंशन है। ठीक है, ठीक है। तो अब किसी भी एज को, अब मैं किसी भी एज को शॉर्ट एज भी बोल सकता हूँ या फिर लॉन्ग भी बोल सकता हूँ। इसी को लॉन्ग बोलो, इसी को शॉर्ट बोलो, इसी को लॉन्ग बोलो, इसी को शॉर्ट बोलो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि डायमेंशन तो सेम है। ठीक है ना? तो मैंने वही लिखा है। मैं देख पा रहा हूँ S2 के बारे में, ये वाला जो एज है, ये वाला एज क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। बाकी ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज क्या है? कंटिन्यूअस है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 लॉन्ग एज, एक ही लॉन्ग एज क्या है? ये वाला लॉन्ग बोल सकता हूँ। 1 लॉन्ग और शॉर्ट एज, लॉन्ग बोल दो या फिर शॉर्ट बोल दो, शॉर्ट एज इज डिसकंटिन्यूअस। मैंने डिसकंटिन्यूअस लिख दिया। ठीक है, बाकी इसके बाजू में एक स्लैब है, इसके बाजू में एक स्लैब है, इसके बाजू में एक स्लैब है, तो मैं बोल सकता हूं रिमेनिंग 3, मतलब इसलिए मैंने बोल दिया एंड 3 एजेस, बाकी के 3 एजेस जो हैं ये वाले, ये वाले, ये वाले, वो क्या हो गए? कंटिन्यूअस है। समझा? पक्का? समझो अब इस बात को। S3 के बारे में समझते हैं। S3 देख सकते हो आप लोग, ये डायमेंशन 5 और ये वाला 4 है, तो ये मेरा लॉन्ग एज है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये वाला एज डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला एज डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला एज, तो मैं बोल सकता हूँ 3 एजेस क्या है? 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, पक्का? ठीक है। अब मैं बोल सकता हूं ये वाला जो मेरा, ये वाला जो एज है S3 का, ये वाला एज क्या है? कंटिन्यूअस है। तो ये क्या है? 4 है ना, ये डायमेंशन 4 है और ये वाला 5 है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 शॉर्ट एज इज कंटिन्यूअस। क्या बोल सकता हूँ? 1 शॉर्ट एज इज कंटिन्यूअस। समझा? कोई डाउट है? पक्का? मैंने डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्यों बोला? मैंने पहले से दिया था ताकि थोड़ा समझने में बेटर हो। अब ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट के पार्ट में अपने उसी सम में कॉन्सेप्ट का ऐसा दिखा करके, बॉक्स दिखा करके ये कॉन्सेप्ट और एक पेज पे लिख लो। अब इसके बाद जब मैं इसके बाद अभी नेक्स्ट सम जो रहेगा, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो सम के लिए रहेगा, तो वहां पे आप लिख देना सम कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस पेज। ठीक है ना? हमारी बात समझ में? पक्का? कंटिन्यूएशन में। चलो आगे चलते हैं। yes. तो गाइस ध्यान दो, अब जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट टू पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आप बीम निकालते हो, बीम को डिजाइन करते हो, तो वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर भी थोड़ी सी रिलेटेड है क्योंकि मूवमेंट्स की बात करने वाले, तो समझो। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एक बीम है जहां पे यहाँ पे सपोर्ट है, ये एक बीम था, बराबर, उस बीम पे मैंने यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, इसको मैंने बताया कि इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे भी सपोर्ट दे दिया और यहाँ पे भी सपोर्ट दे दिया, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गया। तो इंटरमीडिएट सपोर्ट एक ऐसा बीम जहां पे इंटरमीडिएट सपोर्ट्स प्रेजेंट हो, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? कंटिन्यूअस बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो मूवमेंट का जो डायग्राम बनता है ना, मूवमेंट ऐसे बनता है। देखो मूवमेंट का डायग्राम बन लो, क्योंकि जब भी हम लोग बीम डिजाइन करते हैं तो हम लोग ऐसा बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं, फिर भी एक नॉलेज के लिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए कि सैगिंग नेचर और हॉगिंग नेचर किसको बोलते हैं। देखते हैं, मूवमेंट ऐसे आता है दोस्त, मूवमेंट ऐसे आएगा, ऐसे आकर के फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे आकर के ऐसे चला जाएगा। आप देखो ये वाला जहां पे इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट्स पे ऐसा नेचर आ रहा है, मूवमेंट का ऐसा नेचर आ रहा है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट की वैल्यू आती है, यहाँ पे जो मूवमेंट की वैल्यू आती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है।
नेगेटिव, मतलब यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल मोमेंट की वैल्यू आ रही है 2, तो -2 होगी हमेशा, बराबर, माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग नेचर। क्या बोलते हैं? सैगिंग, ठीक है ना, सैगिंग बोल सकते हैं। और यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसको बोलते हैं मिड स्पैन, मिड स्पैन बोल सकते हैं, स्पैन के बीच में मतलब मिड स्पैन ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं हॉगिंग नेचर, ठीक है, जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो दो सपोर्ट के बीच में आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट सपोर्ट्स के सीधा ऊपर आ रहा है, तो ये सैगिंग नेचर हो गया। इतनी बातें याद रखो, नॉलेज के लिए है, क्योंकि अभी जब मैं मूवमेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगा तो थोड़ा मतलब थोड़ा रिलेट कर पाओगे ना कि कौन सा मूवमेंट कहाँ पे आने वाला है, ये चीज समझ पाओगे थोड़ा। अब एक्चुअल प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम में केस 8 क्या है वो सब समझेगा, समझो। सबसे पहले आपके पास एक्चुअल प्रॉब्लम में मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज अगर आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। हाँ, मतलब क्या क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ चीजें लिखनी है, सब नहीं लिखना, बट कॉन्सेप्ट वाइज तो मेरे को पूरा बताना पड़ेगा आपको। सुनो, एक्चुअल प्रॉब्लम जहां से कंटिन्यू किया था, जहां से छोड़ा था वहां से भी कंटिन्यू करना है। IS फिर से IS 456 2000, ठीक है, ये अगर आपके पास है तो अभी के भी पेज नंबर 91 ओपन करो, वहां पे 7 केसेस प्रेजेंट है, 7 केस में से 1 केस आपका फिक्स्ड रहता है। अभी आप कौन सा स्लैब डिजाइन कर रहे हो? आप S1 डिजाइन कर रहे हो, तो अब मैंने जो डायग्राम बना के दिया था उसमें S1 पे जाके देखो, वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्लैब S1 का 1 शॉर्ट एज जो है वो कंटिन्यूअस है। स्लैब S1 जो है, मैंने जो डायग्राम बना के दिया था एक्चुअल प्रॉब्लम का, अभी इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बना के दिया था वो नहीं, जो मेन प्रॉब्लम था उसका जो डायग्राम है, उसका जो फ्लोर सिस्टम है, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लानिंग जो था हमारा, वहां पे जाके देखोगे अब तो स्लैब S1 जो था वो क्या था, 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस था उसका, बाकी के रिमेनिंग 3 एजेस जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये एक केसेस है, ये एक टाइप है। इसके पहले हमने 3 देखा था ना, 3 अभी 3-4 तरीके से हम लोगों ने देखा था, 3 मेथड से, 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग एज इज डिसकंटिन्यूअस, 3 शॉर्ट एज, या फिर 3 एजेस इज कंटिन्यूअस, ऐसे ऐसे केसेस हमने देखे थे। उन केसेस में से आपको बताता हूं एक केस कंफर्म रहेगा, समझो। पेज नंबर 91 में 7 केसेस है, मतलब ये देखो, अब स्लैब, भाई स्लैब का सबका अलग अलग हो सकता है ना। अब मैं ऐसे स्लैब बना सकता हूँ, जूम 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 जूम, तो यहाँ पे अगर इस स्लैब को लेके चलूं तो चारों के चारों क्या हो गया, अब इसका डायमेंशन 4, इसका ये 3, तो बोल सकता हूँ ना 2 एजेस कंटिन्यूअस एंड 2 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस एंड 2 लॉन्ग एज ऑल्सो कंटिन्यूअस। भाई दोनों कंटिन्यूअस है इस स्लैब के लिए, आ रही बात समझ में? तो ऐसे टोटल 7 केसेस बन सकता है इस टाइप में। तो पेज नंबर 91 पे ऐसे 7 केसेस दिया हुआ है, जिसमें से एक केस फिक्स रहेगा। स्लैब नंबर S1 में गया, मैंने देखा कि यार मेरा ये वाला टाइप है, मेरा S1 में 1 शॉर्ट एज जो है मेरा वो क्या है, कंटिन्यूअस है, 3 एजेस मेरा डिसकंटिन्यूअस है। यहां तक समझ में आ गई। इस चीज को मैंने जाकर के पेज नंबर 91 पे मैच किया, पेज नंबर 91 पे मैच किया, मेरे को दिख गया केस नंबर 8, वहां पे केस नंबर 8 जो है ऐसे लाइन से दिया है, केस नंबर 8, ठीक है। केस नंबर 8 जो है वो मेरा ये वाला टाइप मिल जाता है। अब अभी अगर आप ओपन करके देख रहे हो उस चीज को, मैं बुक की लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो केस नंबर 8 अगर 91 पे अगर आप जाके देखते हो तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि यार ऐसे ऐसे टेबल बना हुआ है, ऐसे टेबल बना हुआ है, जिसमें ये वाला कॉलम जो है, ये वाले कॉलम में ऐसा लिखा हुआ है। केस नंबर 8 में ऐसा यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे, केस नंबर 8 में आपको ऐसा लिखा रहेगा 1 शॉर्ट एज, ठीक है। ये वाली लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी ऐसे ऐसे, 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस एंड 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस। अब उसी के लिए आपको 2 मूवमेंट दिया जाता है, एक नेगेटिव मूवमेंट दिया जाता है, ठीक है, एक नेगेटिव मूवमेंट देते हैं और एक पॉजिटिव मूवमेंट देते हैं। यहां तक समझा? पक्का एक बार आपके लिए और बोल दूं, मैंने बोला कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम में जाकर के IS 456 में 91 पे जाओ, स्लैब S1 मेरा ये वाला टाइप है, एक शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है, 3 एजेस क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इस चीज को जाकर के मैंने मैच किया, मैंने बोला केस नंबर 8 जो है मेरा वो क्या है, केस नंबर 8 मेरा इससे मैच हो रहा है, तो अब मैं उसी टेबल को कंटिन्यू करूंगा। समझो कैसे। ये टेबल से क्या फायदा होता है ना, टेबल नंबर 26 पे 91 पे, ठीक है, इससे ये फायदा होता है कि मुझे अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू मिल जाती है। कैसे समझो, वहां पे ऐसे हिसाब से दिया है, ऐसा एक कॉलम में ये दिया हुआ है, एक कॉलम में अल्फा एक्स की वैल्यू ऐसे दी है, अल्फा एक्स की वैल्यू ऐसे ऐसे प्रॉपर ऐसा दिया रहेगा, 1.0 1.1 के लिए, 1.2 के लिए, ऐसे लेकर के 2 पॉइंट तक रहेगा। देखो 6 1.7 फिर 2.0। अब यहाँ पे मुझे अल्फा Ly/Lx जो हमने निकाला था, हमारा Ly/Lx कितना था, 1.5 है। समझो अगर हमारा Ly/Lx फॉर एग्जांपल हमारा Ly/Lx 1.25 होता या फिर 1.35 होता,
ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, तो मुझे देखना है 1.25 को लेके जाऊंगा तो 1.2 और 1.3 के बीच का वैल्यू है। 1.25 इज द वैल्यू विच लाइज बिटवीन 1.2 एंड 1.3, गेटिंग और नॉट। तो इसके लिए मैं इंटरपोलेशन कर लूंगा तो 1.25 के लिए वैल्यू मिल जाएगा। बराबर, समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, और 1.5 के, अब जैसे 1.35 था तो 1.35 है, तो यहाँ पे 1.3 एंड 1.4 के बीच में 1.35 आएगा। तो इन दोनों की वैल्यू मुझे पता होती है, इन दोनों की वैल्यू मुझे अभी नीचे जाके लिखी होती है, मैं बताऊंगा अभी कैसे इन दोनों की वैल्यू लिखी होती है। तो ये दोनों मुझे वैल्यू मिल जाएंगे और ये वाले के लिए मैं इंटरपोलेशन कर लूंगा तो मुझे आ जाएगा। इंटरपोलेशन मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, आ रही बात समझ में? चलो लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ, वहां से देख सकते हो। अब समझो गेम, बाय डिफॉल्ट हमारा जो Ly/Lx था, हमारा Ly क्या था, हमारा 3 था, Lx क्या है 2 है, तो हमारा 1.5 आ गया। और बाय डिफॉल्ट नसीब से ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ शॉर्टर स्पैन। अल्फा एक्स क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ शॉर्टर स्पैन। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये वैल्यू ऐसे ऊपर टॉप में लिखी हुई है, ये डेटा टॉप में लिखा रहेगा, और ये वाला कॉलम में ऐसे केसेस में सबके लिए लिखा है पॉजिटिव मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे करके दो वैल्यूज दिया रहेगा। ठीक है, तो अब मैं 1.5 के लिए जाऊंगा। ठीक है, 1.5 के लिए केस नंबर 8 में जाऊंगा, केस नंबर 8 में जाऊंगा, देखूंगा मेरा ये मैच हो गया। ठीक है, अगर आप बुक खोल के बैठे हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपने लिया और फिर नेगेटिव मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पैन, ऐसा आपको दिख जाएगा दो वैल्यू। तो 1.5 के लिए जब मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट के लिए मुझे ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहेगी। तो वहां पे वो वैल्यू किसकी होगी? अल्फा एक्स की होगी। तो अल्फा एक्स की दो वैल्यू है, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव मूवमेंट के लिए अल्फा एक्स के लिए, एक वैल्यू पॉजिटिव मूवमेंट के लिए। अल्फा एक्स के लिए एक वैल्यू नेगेटिव मूवमेंट, एक वैल्यू पॉजिटिव मूवमेंट के लिए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम टेबल। मैंने ऐसे दिखा दिया कि अल्फा एक्स क्या है? Ly/Lx, अल्फा वाई भी Ly/Lx है, बट ये थोड़ा अलग पार्ट है, मैं अभी बताऊंगा आपको। आप पहले अल्फा एक्स पे फोकस करो कि अल्फा एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। मैंने बताया कि यार ये ऐसे दिया हुआ है, 1.5 के नीचे जाओ। देखो 1.5 के नीचे कब जाओगे? कौन से केस में? जब ये केस पहचान लोगे कि ये केस नंबर 8 है, टेबल नंबर 26 पर, पेज नंबर 91 पे। ठीक है, तो केस नंबर 8 पे जाकर के आप देखोगे कि हाँ यार ये चीज प्रेजेंट है। हरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये चीज यहाँ पे दिखी 1.5 के लिए, उसके लिए वैल्यू। तो 1.5 के लिए नेगेटिव मूवमेंट के लिए यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा, एक वैल्यू नेगेटिव मूवमेंट के लिए, ठीक है, और एक वैल्यू पॉजिटिव मूवमेंट के लिए। तो जब मैंने वहां पे जाकर के देखा तो वहां पे अल्फा एक्स की वैल्यू 1.5 के लिए फॉर नेगेटिव मूवमेंट, ये चीज यहाँ पे लिखी होती है। हरी बात समझ में ना? पक्का? तो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया कि यार इसके लिए यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये नेगेटिव मूवमेंट है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव मूवमेंट के लिए निकाल रहा हूँ। सबसे पहले नेगेटिव मूवमेंट, फिर नीचे वाला पॉजिटिव मूवमेंट होता है। तो ये नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस अल्फा एक्स दिखा दिया। समझा? ठीक है। अब ये वैल्यू पॉजिटिव मूवमेंट के लिए रहता है, बराबर। पॉजिटिव मूवमेंट 1.5 अल्फा एक्स की वैल्यू, टेबल खोल करके बैठो तो ज्यादा बेटर वे में समझेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? पक्का? ठीक है, तो पॉजिटिव अल्फा एक्स के लिए मेरे पास वैल्यू प्रेजेंट था 0.076, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। पॉजिटिव मूवमेंट है इसलिए प्लस डाल दो। अल्फा एक्स समझा क्या? ठीक है, अल्फा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये सब कहानी को बताना पड़ रहा है भाई, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ ये अपना स्लैब लिख लो, कौन सा टाइप कैसा क्या है, जाकर के वहाँ पे पहले केसेस में पहले ढूंढ लो, फिर अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है उसके लिए नीचे जाकर के नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट के लिए लिख लो। अब अल्फा वाई भी मेरा Ly/Lx है, तो सर आप बोलोगे 1.5 यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, ये वैल्यू नहीं लेंगे। ये कोड के हिसाब से, कोड में ही डिसाइड किया हुआ है अल्फा वाई की वैल्यू। जब अल्फा एक्स आपने देख लिया 1.5, आपने नेगेटिव मूवमेंट निकाल लिया, उसी के बाजू में सेम यहाँ पे अल्फा एक्स के लिए वैल्यू दिया रहेगा, सेम ऐसे दो वैल्यू दिया रहेगा। सॉरी, अल्फा वाई के लिए दो वैल्यू दिया रहेगा जो पहले से ही फिक्स है, जो पहले से ही फिक्स है। यहाँ पे ये वाला लॉजिक मत लगाना, ठीक है। अल्फा वाई की वैल्यू फिक्स होती है, जो निकाली गई रहती है कोड के थ्रू, पहले से प्रिंट है, तो वो वैल्यू उठा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये नेगेटिव मूवमेंट है, पहले सबसे पहले नेगेटिव मूवमेंट निकालना है, बराबर। नेगेटिव मूवमेंट रहेगा, तो ये नेगेटिव मूवमेंट मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया, तो ये माइनस यहाँ पे हो गया, नेगेटिव मूवमेंट माइनस। समझा? अब ये वाली वैल्यू जो है, इसके नीचे वाली जो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव डाल दिया मैंने। समझा? पक्का? अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं नाउ फाइंड मोमेंट।
अब मैं मोमेंट्स को निकाल सकता हूँ, मोमेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला है, मैं इजीली निकाल लूंगा। इसके बाद से 2s लाइफ इजी है, दो ही बातें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझ लो फिर केस निकाल लो। अगर एक बार रिवाइज करना चाहो तो फटाक से एक केस लिख लो, केस को जाकर के पेज नंबर 91 पे मैच कर लो कौन सा केस है। फिर अल्फा एक्स की वैल्यू अल्फा 1.5 आ रही थी, तो उसी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट जाकर के देख लिया, कौन सी वैल्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसा क्या है देख लिया फटाफट से। टेबल के थ्रू समझोगे तो मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी, टेबल निकाल करके बैठना तभी देखना, अदरवाइज नहीं समझेगा। हाँ बट वीडियो देख रहे हो ठीक है, बाद में टेबल लिखना है ये भी चलेगा, अभी के लिए क्या करोगे ये सब लिख के रख लोगे। लिखना क्या है, ये वाला पार्ट लिखना है पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, समझने के लिए ये वाला पार्ट भी लिख लो अगर आपको चाहिए। हाँ ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यार ये वैल्यू नेगेटिव मोमेंट के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव मोमेंट के लिए यहाँ पे अल्फा एक्स की वैल्यू 1.5 के लिए प्रेजेंट होती है, बराबर। ये चीज आपको देखने आनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इजी मैन, ये सुन नो वेरी इजी पक्का। तो ये वाला पार्ट आपको लिखना है, नाउ फाइंड मोमेंट करके यहाँ तक लिख देते हैं, आगे चलेगा। ये नॉलेज के वाला पार्ट है, साइड में लिख लोगे, नॉलेज वाली आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव मोमेंट ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अल्फा एक्स और अल्फा वाई नेगेटिव मोमेंट है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। अरे बात समझ में, अगर ये माइनस है तो अगर मेरे को दिखाना तो ये यहाँ पे आएगा। अरे बात समझ में, आगे चलते चलो लिख लो। तो क्या गाइस ध्यान दो, फाइंड मोमेंट, अब मोमेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि मेरे को अल्फा एक्स और अल्फा वाई माइनस प्लस माइनस के वैल्यू मेरे को मिल गई है। क्या बोला मैंने, समझ में आया आपको? नहीं, चलो बताता हूँ। माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई प्लस अल्फा एक्स वैल्यू मिल गई आपको। तो अब मोमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो मोमेंट में एक फॉर्मूला कॉमन है, मोमेंट के लिए फॉर्मूला याद ही रखो यार, डायरेक्टली याद रखो, सिर्फ ये याद रखना है, मोमेंट अलोंग शॉर्टर स्पैन एक्स, मतलब ना, तो अगर अभी मेरा स्लैब है ये, ठीक है, समझो ये मेरा क्या था, मेरा फ्लोर सिस्टम ऐसे है ना, ऐसे था बराबर, और ये मेरा S1 है, तो ये मेरा 3 और ये मेरा 2 है, ठीक है। अब समझो, तो ये मेरा शॉर्टर स्पैन हो गया ना, x अलोंग LX, और ये कितना हो गया, ये LY, दैट इज लॉन्गर स्पैन। तो मोमेंट अलोंग शॉर्टर स्पैन में बोल सकता हूँ फॉर्मूला क्या है, WU LX स्क्वायर, याद रहेगा, WU LX स्क्वायर 2 स्लैब में। अब मुझे मोमेंट निकालने के लिए मुझे कोएफिशिएंट की जरूरत है, इसलिए अल्फा एक्स डाल दिया। अच्छा, मैं नेगेटिव मोमेंट निकाल रहा हूँ क्योंकि दो मोमेंट आने वाले हैं, बस आ रही है समझ में। ये शॉर्टर स्पैन देख लेते हैं, दो मोमेंट आने वाला है, तो नेगेटिव मोमेंट डाल लेता हूं। तो ये माइनस अल्फा एक्स यूज किया तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। बट दुर्भाग्य की बात ये है कि अल्फा एक्स 1.5 के लिए क्या था, ये जीरो था, वहां पे हमने निकाला अभी टेबल से, बराबर। तो अब ये जीरो था, मतलब कुछ नहीं था, तो मतलब जीरो पुट करोगे तो ये वाला वैल्यू जीरो हो गया। तो यहाँ पे मोमेंट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। सपोर्ट पे मोमेंट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। अभी पॉजिटिव मोमेंट की तरफ चलते हैं, mx इज इक्वल टू WU LX स्क्वायर, देखो कॉमन है, WU LX स्क्वायर हर फॉर्मूले में कॉमन रहेगा, ठीक है, WU LX स्क्वायर याद रखो। अब अल्फा एक्स डाल दिया, पॉजिटिव मोमेंट के लिए इसकी वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू थी 0.076, हमने निकाला था अभी कभी, मैंने दिखाया था। WU की वैल्यू अल्टीमेट लोड कितना था, 12.93, और LX की वैल्यू अलोंग शॉर्टर स्पैन, तो 2 का स्क्वायर, बराबर। तो ये वाली वैल्यू, ये 2 का स्क्वायर और ये अल्टीमेट लोड, तो ये वाली वैल्यू, और अल्फा एक्स प्लस था यहाँ पे, तो ये भी पॉजिटिव मोमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने पॉजिटिव मोमेंट निकाल लिया, तो मेरे को वैल्यू कितनी मिल गई, 3.93 किलोमीटर मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मुझे mx की वैल्यू ऐसे, अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि ये चीज बनानी नहीं है एग्जाम में, ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं बनाना, ठीक है, आपको दिखाना इतना ही है, बट नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मोमेंट ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे कैसा नेचर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका मोमेंट मैं बोल सकता हूँ 3.93 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आ रहा है यहाँ पे। आई बात समझ में, ठीक है। ये अलोंग मोमेंट अलोंग mx, ठीक है ना, मतलब अलोंग शॉर्टर स्पैन। अब अलोंग लॉन्गर स्पैन पे जाते हैं, ये साइड जाते हैं, बराबर। वही फॉर्मूला WU LX स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन रहेगा, WU LX स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन रहेगा। एक बार माइनस अल्फा वाई डाल दो, एक बार प्लस अल्फा वाई डाल दो, शॉर्टकट यही है। माइनस अल्फा वाई की वैल्यू थी माइनस, इसलिए माइनस ले लिया, अल्फा वाई की वैल्यू थी 0.057, और WU की वैल्यू सेम, LX की वैल्यू सेम, WU की वैल्यू सेम, LX की वैल्यू सेम, प्लस अल्फा वाई है, इसलिए अल्फा वाई की वैल्यू ये थी, प्लस था इसलिए पॉजिटिव, my ये भी पॉजिटिव, और ये माइनस है, अल्फा वाई माइनस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, नेगेटिव मोमेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट इतना आ रहा है, तो माइनस my आ रहा है नेगेटिव मोमेंट। आ रही बात समझ में? तो मैं बता सकता हूँ अलोंग ly मैं क्या बता सकता हूँ कि नेगेटिव मोमेंट आ रहा है। तो नेगेटिव मोमेंट कैसे ड्रॉ करोगे इसको बताओ, ये ऐसे हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव मोमेंट और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस आ रहा है एक प्लस आ रहा है। तो नेगेटिव मोमेंट कितना आ रहा है, 2.91, तो ये माइनस था ना,
सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट आता है, तो ये कितना आ गया 2.91 किलोमीटर मीटर। नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी जरूरत नहीं है वैसे तो अभी के लिए, क्योंकि हम लोग बीम को डिजाइन नहीं करने वाले ना, इसलिए। देखो अलोंग एम वाई प्लस एम वाई पॉजिटिव मोमेंट है, इसलिए यहाँ पे मोमेंट कितना आ रहा है मैं बता सकता हूँ 2.23 किलोमीटर। तो इस तरीके से प्लॉटिंग होती है। अब एक बार मोमेंट मिल गया तो कौन से मोमेंट के लिए हम लोग को स्लैब को डिजाइन करना है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे 4 मोमेंट मिल गया, एक 0, एक 3.93, एक -2.91 और एक 2.23 पॉजिटिव में, बराबर। तो किस मोमेंट के लिए, इन चारों में से किस मोमेंट के लिए मुझे स्लैब को डिजाइन करना है? शॉर्टकट बताता हूँ, जो मोमेंट सबसे बड़ा है उसी मोमेंट के लिए हम लोग को स्लैब को डिजाइन करना है। समझा मैंने क्या बोला? कि जो मोमेंट सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये वाला है मेरा, ये वाला पार्ट 2.93 था ना, सॉरी 2.23, ठीक है। तो ये वाला मोमेंट मेरा बड़ा है, तो इस मोमेंट के लिए अब मैं क्या करूंगा, स्लैब को डिजाइन करूंगा। आ जाओ मेरे साथ, इतना लिख लो, आगे चलते हैं। अब मेरा स्टेप कहां से आ जाएगा, चेक फॉर डेप्थ। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा MUMX = RUMAX BD², बराबर। ये फॉर्मूला यूज करना है, फटाफट से आ जाते हैं, लेट्स गो। तो गाइस ध्यान दो, थर्ड स्टेप ये हो जाता है कि चेक फॉर डेप्थ करना है। अगर डेप्थ को चेक करना है तो एक फॉर्मूला है डायरेक्टली हमारे पास, दैट इज MUMAX = RUMAX BD²। ये जो D होता है दैट इज द डेप्थ, इस डेप्थ के इक्वल में फॉर्मूला बनाना होता है। तो RUMAX को इधर ले लिया और फिर उसके बाद B को अपॉन में भेज दिया और फिर D का स्क्वायर का रूट डाल दिया। तो D = √MUMAX / RUMAX × B। ये MUMAX ही मेरा MX होता है, बिकॉज मैक्सिमम मूवमेंट अलोंग शॉर्टर स्पैन मुझे मिला है प्लस में 3.93 किलो न्यूटन मीटर। हरी बात समझ में? पक्का। अब डेप्थ के लिए मुझे चेक करना है, तो फटाफट से फॉर्मूला डाल दो। सारे फॉर्मूले mm में डालने हैं भाई, ठीक है। mm, ये mm के टर्म में डालना है हम लोग को, देखते जाओ। D = MUMAX ना, √MUMAX, दैट इज MUMAX की वैल्यू कितनी है 3.93। यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर में है, तो न्यूटन, किलो न्यूटन टू न्यूटन करोगे तो कितना होगा 10⁻³ और मीटर से mm में करोगे तो कितना होगा 10⁻3। तो बेसिकली 10⁻6 लिख सकता हूँ अपॉन RUMAX। अब RUMAX की कहानी सुन लो, मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया हुआ है RUMAX के बारे में बहुत ही डेप्थ में, पूरा FE415 के लिए बता दिया, FE250 के लिए बता दिया, ठीक है। FE450 के लिए शायद से बताया, या फिर 515 था कुछ, तो ऐसी था कोड था। तो वो सब के बारे में हमने डेप्थ में RUMAX की वैल्यू देख ली हुई है, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ कि जब भी RUMAX की वैल्यू बताता है तो वहां पे दो चीज चेक करने का, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है। तो ग्रेड ऑफ, इसको बोलते हैं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये क्या होता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का वैल्यू क्या होता है, उसको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मतलब FCK। तो FCK = क्या होता है M20, FCK = क्या उतना होता है M20। और आपका स्टील कौन सा है, FE415। तो FE415 के लिए RUMAX का वैल्यू देख लो, ये वाला पार्ट मैंने वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ, सॉरी 2 में बता चुका हूँ। RUMAX = फॉर्मूला होता है, FE41 के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। FE415 क्या है, एक 415 एक होता है यील्ड स्ट्रेस होता है बेसिकली, वो सब मैं डेप्थ में बताया, तो उस वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। रिवाइज कर देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। RUMAX की वैल्यू FE415 के लिए होती है 0.138 FCK। अब FCK को मैंने क्या बोला, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना दिया हुआ है, M20 दिया हुआ है। RUMAX की वैल्यू कितनी पुट करोगे, यहाँ पे कितनी पुट करोगे 0.138। RUMAX के जगह पे 0.138 डाल दिया, सिर्फ 138 तो नहीं है, FCK भी है। तो FCK की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या बोलते हैं M20। तो 20 इज द वैल्यू ऑफ FCK, तो इंटू 20 कर दो, इंटू B मतलब मैं 1 मीटर लेके चल रहा हूँ ना, 1 मीटर विड्थ ऑफ स्ट्रिप, 1 मीटर का विड्थ ऑफ स्ट्रिप लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता दिया था। तो 1 मीटर को क्या कर देंगे 1000 डाल देंगे। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, D = 37.73 mm, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, मेरे को चेक फॉर डेप्थ का मतलब मेरे को बताना पड़ेगा ना यार, कि इस मोमेंट के लिए मेरा जो डेप्थ है वो सेफ है कि नहीं। मैं स्लैब डिजाइन कर रहा हूँ, वो स्लैब के लिए जो मैंने डेप्थ प्रोवाइड किया है, जिस मोमेंट के लिए मैं डेप्थ निकालने वाला हूँ, मैंने जो डेप्थ मैंने चेक किया वो सेफ है कि नहीं भाई। मूवमेंट जाके आगे वो डेप्थ रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं, और कोई एक्सटर्नल मूवमेंट आया और कोई ज्यादा मूवमेंट आया तो वो रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं। आपको याद होगा कि जब भी हमने D की वैल्यू निकाली थी, तो हमने D कितना प्रोवाइड किया था, 125 mm प्रोवाइड किया। कितना प्रोवाइड किया था, 125 mm हमने प्रोवाइड किया। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या निकल जाता है कि हमने प्रोवाइड इतना किया है, बट एक्चुअल मूवमेंट जो आ रहा है इतना आ रहा है, उसके लिए डेप्थ तो इतना ही चाहिए, बट हमने प्रोवाइड ज्यादा किया है। मतलब हम क्या है, सेफ इन
डेप्थ। कंस्ट्रक्शन लाइन में एक बात याद रखना, कुछ कुछ क्वांटिटीज कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर दो चलेगा, कम मत करो, कम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ज़्यादा प्रोवाइड कर दो चलेगा, कम मत करना, नहीं तो साइट पे बहुत गाली सुनने को मिलेगा भाई। कॉन्ट्रैक्टर अगर आप एज ए साइट इंजीनियर काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर बहुत गाली देता है अगर आपने सीमेंट वेमेंट वहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में कुछ गड़बड़ कर दी, स्टील कम डाल दिया आपने, बार्स कम डाल दिए, स्पेसिंग ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, तो ये सब में वहाँ पे गाली पड़ती है शुरुआती दिनों में जब आप काम को सीख रहे होते हो, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आपको और बेटर में समझनी है तो वीडियो नंबर 2 का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को शेयर कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के बारे में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग रेनफोर्समेंट बेसिकली हम लोग स्टील के बारे में बात करने वाले हैं कि मेन स्टील क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या होगा। यहाँ पे 2 स्लैब में सिर्फ और सिर्फ मेन स्टील होता है अलोंग LX और अलोंग Y। इसे वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात है। तो मैं बताऊंगा पहले केस में मेरे को पता है कि मेन स्टील कहाँ पे डालनी है, शॉर्टर स्पैन के अलोंग में डालनी है, ठीक है। एट कंटिन्यूटी मुझे पता है कि यार शॉर्टर स्पैन मतलब मेरा स्लैब ऐसा है, ये LX मतलब मेरा ये 2 वाला है और ये LY मेरा क्या है 3। तो यहाँ पे जब मैं मेन स्टील इसके अलोंग में ऐसा मेन स्टील डालूंगा, ठीक है, तो वहां पे एट कंटिन्यूटी पे मेरे को क्या पता है कि मोमेंट तो 0 है, तो ये 0 मोमेंट है। हाँ, मिड स्पैन पे अलोंग LY ना, ये वाला मोमेंट यहाँ पे जो स्टील्स है, ये जो स्टील्स है अलोंग LY ना, अलोंग LY हमने जो डाला वहां पे मोमेंट कितना आ रहा है 3.93 किलो न्यूटन मीटर। उसी को मैं MU बोलूंगा क्योंकि अभी एक फॉर्मूला आएगा जिसमें MU लिखा होगा, तो वो MU को बेसिकली वो MU मैक्स होता है, वही MU होता है। तो उस MU को आप समझ जाना, उस मोमेंट को कि यार वो MX ही है मेरा और मेरे को उसके MM में लिखना है। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होता है वाइवा में। आई होप आपसे ये सब पूछा गया होगा। AST का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, एरिया ऑफ स्टील, कि भाई एरिया ऑफ स्टील कितना होगा। देख लेते हैं फटाफट से फॉर्मूला। AST इज इक्वल टू कितना होता है 0.5 FCK BD होता है अपॉन FY होता है इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको क्लोज कर देते हैं। इजी फॉर्मूला यार, क्या याद रखो 0.5 याद रखना पड़ेगा, FCK BD स्क्वायर, ठीक है। 1 के माइनस में रूट वाला और फिर 1 माइनस 1 के माइनस में रूट 1 माइनस 1 के माइनस में रूट 1 माइनस और फिर यहाँ पे FY और यहाँ पे 4.6 MU। थोड़ा लॉजिकल है, 1-2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा। अब वैल्यू डालते हैं फटाफट से। अब मुझे पता है कि 0.5 FCK की वैल्यू कितनी है, ग्रेड क्या है M20, 20 इज द वैल्यू ऑफ FCK। डी की वैल्यू कितनी है 1000 है। डी की वैल्यू हम लोग को कितनी है जो हम लोग ने प्रोवाइड किया वो डालना है, कितना डालना है 125 अपॉन FY की वैल्यू कितनी है हमारी बताओ। FY की वैल्यू अब बताता हूँ कितनी है। देखो हमने यहाँ पे कोड, हमने कौन सा स्टील यूज किया हुआ है Fe415, तो 415 इज द वैल्यू ऑफ FY, ठीक है। तो ये 415 फिर 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU की वैल्यू कितनी है 3.93 किलो न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर में MM में करोगे तो कितना 10⁶ हो जाएगा रूट के अंदर अपॉन में FCK मतलब कितना 20 इंटू 1000, B की वैल्यू 1000 और D की वैल्यू 125 mm स्क्वायर। भाई सेफ इन डेप्थ ना, तो जो प्रोवाइड किया जो ज़्यादा है उसके लिए हम लोग अभी उसी के हिसाब से हम लोग स्टील भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसी डेप्थ के हिसाब से। तो उस टाइम पे जब ये वैल्यू को आप कैल्शियम में डालोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये तो एरिया ऑफ स्टील हो गया आपने जो निकाला फॉर्मूले के थ्रू भाई, ठीक है। अब हम लोग AST मिनिमम निकालेंगे क्योंकि कोड भी ये बोलता है, कोड क्या बोलता है कि यार आपने इतना एरिया ऑफ स्टील आपने इतना प्रोवाइड किया, ठीक है, AST प्रोवाइड ये मान लो। आप AST मिनिमम में निकालो और देखो कि कम से कम AST कितना है। अगर AST मिनिमम ज्यादा हो गया इससे तो आप उसको ले लोगे क्योंकि कोड के हिसाब से कम उतना तो AST प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। 0.12% BD करके है फॉर्मूला, देख लेते हैं हम लोग आगे चल के। इतना लिख लो, नोट्स बना लो, आपको समझ में आ रहा है मुझे कमेंट में बताओ, आगे चलते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मतलब ये वाला सब कुछ राइट है, बाकी ये वाला जो पार्ट है मैंने देखा तो ये एक्चुअली में आता है 88.420, ठीक है, ये AST आ रहा है। अब हम लोग AST मिनिमम निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ओके गाइस ध्यान दो, हमारा AST हमने जो निकाला अभी मेन स्टील अलोंग LY हमने निकाला हुआ है स्लैब में, तो हमने AST देखा 88.420 mm स्क्वायर आया। अब हम लोग को AST मिनिमम कोड के हिसाब से निकालना है,
तो अकॉर्डिंग टू कोड ये वाला फॉर्मूला है मेरा, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बोलता है कि 0.12% 0.12% BD मतलब 0.12% मतलब अपॉन में 100 इंटू बी मतलब कितना था 1000, डी मतलब मेरा 125। अब ये कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 150 mm का होल स्क्वायर। कितना मिल जाएगा? AST मिनिमम आपको कितना मिल गया? 150 mm का होल स्क्वायर। कोड क्या बोलता है? आया इतना था बट कोड ये बोलता है कि यार कम से कम आपको इतना प्रोवाइड करना है, 150 प्रोवाइड करना है, 150 mm होल स्क्वायर प्रोवाइड करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि AST मिनिमम जो है वो कितना है? AST से ग्रेटर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रोवाइड AST मिनिमम 150 mm होल स्क्वायर और यूज करो 10 मीटर का डाया यूज कर लो, 10 mm का डाया यूज कर लो। 10 mm कहाँ से आ गया सर? ये सिंबल को मैं बोलता हूँ डाया, और मैंने बताया था कि 2 स्लैब में आप इतना ऐसे डायमीटर के हमने बताया था ना 8, 10, 12, 14, 16, 20 ऐसे डायमीटर आप ले सकते हो। अब मैं 10 लेके चल रहा हूँ, ठीक है? आप भी 10 लेना, ज़्यादा इजी रहेगा, सही रहेगा। अब मुझे AST निकाल लिया है मैंने, AST इतने AST के लिए इतना AST है तो मुझे स्पेसिंग निकालना पड़ेगा ना कि भाई मान लो अगर 150 mm मेरा इतना है मान लो, तो मुझे बार्स डालने हैं, स्टील डालना है, ऐसे स्टील डालना है मुझे। तो उन स्टील्स के बीच में, उन बार्स के बीच में क्या होगा? स्पेसिंग कितना होगा? भाई स्पेस भी तो मैटर करता है, वो स्पेसिंग निकालना है। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ 1 बार अपॉन टोटल एरिया इनटू 1000 क्यों? क्योंकि 1 मीटर विड्थ ऑफ स्ट्रिप लेके चल रहा हूँ, 1 मीटर तो 1000 mm ना, 1000 mm के स्ट्रिप पे मैं काउंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितना बार्स डालना है, ठीक है? 1000 mm के एरिया में कितना बार डालना है, ठीक है? उसके बीच का, और जो बार डालोगे उन बार्स के बीच का स्पेसिंग कितना होगा ये निकालना है। तो एरिया ऑफ 1 बार कितना हो जाता है मेरा? देखो एरिया ऑफ 1 बार का फॉर्मूला बताता हूँ, π/4 इसका फॉर्मूला होता है π/4 d स्क्वायर, मतलब d मतलब मेरा डायमीटर, सॉरी d हम लोग डेप्थ के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है ना, डाया। तो π/4 इंटू डाया मेरा कितना ले रहा हूँ मैं? 10 mm का ले रहा हूँ, मतलब जो बार्स है ना उसका जो डायमीटर है ना भाई, बार्स का डायमीटर 10 mm है, समझ में आ रही बात? अपॉन टोटल एरिया मेरा कितना है बताओ? मेरा AST मिनिमम को लेके चल रहा हूँ मैं, 150 इंटू 1000, 1 मीटर विड्थ ऑफ स्ट्रिप। तो यहाँ पे आपका स्पेसिंग कितना आ गया? इतना। हमेशा याद रखो स्पेसिंग को हम लोग कहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं? ऑलवेज राउंड ऑफ टूवर्ड्स लोअर वैल्यू की तरफ। ये एग्जाम में नहीं लिखना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हमेशा कम वैल्यू की तरफ। मान लो अभी एरिया इतना है, इतने एरिया में अगर मैं अभी इतने स्पेस पे रखता हूँ तो मेरा 5 ही बार आया, बट मैंने जैसे स्पेसिंग को कम वैल्यू की तरफ कर दिया तो लोअर वैल्यू की तरफ राउंड ऑफ करके मैं उतनी स्पेसिंग दे रहा हूँ, तो 5 जो आ रहा था वहाँ पे मेरा 10 बार आ गया, उतने एरिया में मेरा 10 बार आ गया, जिसकी वजह से स्लैब अच्छा डिजाइन हो जाएगा, मूवमेंट कम हो जाएगा, मूवमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो स्पेसिंग को लोअर वैल्यू की तरफ राउंड ऑफ करो। और कोड क्या बोलता है कि 2 स्लैब में 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग कभी भी अलाउ मत करना। याद रखो, इससे साइट इंजीनियर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि कभी भी कोड के अनुसार, कोड ये बोलता है IS 456-2000 कि यार 2 स्लैब में, याद रखना जब भी 2 स्लैब डिजाइन करोगे तो स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। जबकि ये बड़ी है, ज्यादा है, तो हम लोग इसको नहीं लेके जाएंगे, हम लोग ये वैल्यू को कैरी करेंगे, ठीक है? ये फॉर 2 स्लैब कंडीशन, 2 स्लैब, ठीक है, 300 mm से ज़्यादा। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर 10 mm डाया, 10 mm डाया के लिए मुझे 300 mm का स्पेसिंग देना है सेंटर टू सेंटर। मतलब मेरा स्लैब ऐसा है, ठीक है, अब मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ डायमीटर, तो मैं एक बार ऐसे रखा, फिर 300 mm, फिर 300 mm के गैप पे सेंटर टू सेंटर मैं रखते जा रहा हूँ। अब मुझे AST प्रोवाइडेड, जब मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे AST प्रोवाइडेड ना, मुझे निकालना पड़ेगा AST प्रोवाइडेड मेरा कितना होगा, बराबर? आरी बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा AST प्रोवाइडेड कितना होगा ये मेरे को निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूले को उल्टा यूज करोगे। अब आपको स्पेसिंग पता लग गया है कि इतनी स्पेसिंग पे दे करके, देखो कॉन्सेप्ट को समझो, पहले आपने ये AST को यूज करके आपने स्पेसिंग निकाल लिया, आपको इतना आ रहा था, ये AST के लिए आपको स्पेसिंग इतना आ रहा है, हमने बोला इतना ही लेंगे भाई, इतने डायमीटर में सेंटर टू सेंटर। अब मुझे ये स्पेसिंग के लिए मुझे एरिया निकालना पड़ेगा कि यार कितना एरिया देना पड़ेगा ना भाई मेरे को। बट अब स्पेसिंग पता लग गया तो एरिया निकालना पड़ेगा, तो बेसिकली इस फॉर्मूले को इधर घुमा दो, स्पेसिंग को इधर ले लो। तो टोटल एरिया को मैंने यहाँ पे AST प्रोवाइडेड बोल दिया, स्पेसिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब देखते जाओ,
पाई बाई 4 डी मेरा डायमीटर कितना है 10 का स्क्वायर अपॉन ये स्पेसिंग मेरी कितनी है 300 इंटू 1000। ये कैलकुलेट करोगे, चलो मैं कैलसी में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा पाई मतलब 3 ठीक है 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन में 4 इंटू में यहाँ पे 300 mm रहेगा ना, तो बेसिकली 261.66। तो 261.66 को मैं बोल सकता हूँ 6 mm लेके चलते हैं। ठीक है, ये मेरा mm² में रहेगा एरिया, ये मेरा AST प्रोवाइडेड। मतलब कॉन्सेप्ट समझो एक बार, कॉन्सेप्ट समझो एक बार और रिवाइज करता हूँ। हमने मेन स्टील के हिसाब से AST निकाला था 0.5 FC के BD² वाला फॉर्मूला यूज करके, एरिया ऑफ स्टील के हिसाब से। हमने AST मिनिमम निकाला कोड के अनुसार से, उसके आधार पे कि यार कम से कम कितना है AST मिनिमम, कितना कम से कम इतना एरिया तो डालो। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके लिए हमने स्पेसिंग निकाल लिया कि भाई अगर इतना एरिया तो स्पेसिंग कितना होना चाहिए। स्पेसिंग ज़्यादा आ रहा था, हमने कम कर दिया 300, मतलब 300 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब स्पेसिंग पता लग गया कि भाई एक बार देखो, अब आपको स्पेसिंग पता लग गया कि पहला बार 300 mm पे रहना चाहिए। बट अब इसके लिए एरिया कितना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए तो मुझे एरिया मुझे पता है, टोटल एरिया इतना है। ठीक है, इसके लिए मुझे इतना एरिया पता है। बट जब मैं इस स्पेसिंग के लिए एरिया निकालूंगा कि मुझे अब AST कितना प्रोवाइड करना चाहिए एरिया ऑफ स्टील, तो ये स्पेसिंग के लिए फॉर्मूले को घुमा दूंगा। टोटल एरिया यहाँ पे कर दो, स्पेसिंग यहाँ पे कर दो, AST प्रोवाइडेड स्पेसिंग 300 mm डाल दिया, यहाँ पे 300 का चेंज किया, बाकी सब कुछ सेम है। 1 मीटर देखो, 1 मीटर विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो था 1000 mm के बीच में, ये डायमीटर यूज करके ये स्पेसिंग को डाल करके AST प्रोवाइडेड निकल गया कि भाई अब इतना एरिया आएगा। अगर 300 mm का लोगे तो इतना एरिया में आपको करना पड़ेगा। आरी पर्सन में आगे चलें, लेट्स गो। तो गाइस ध्यान दो, पार्ट बी में अब हम लोग को क्या चेक करना है। अलोंग लॉन्गर स्पैन हम लोग को पता है कि नेगेटिव मोमेंट एट कंटिन्यूअस एज पे अलोंग लॉन्गर स्पैन। बोलने का मतलब ये है कि स्लैब S1 जो है, अभी इसके पहले हमने क्या देखो, स्लैब S1 यहाँ पे देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो कि स्लैब S1 जो है, S1 के लिए हमने शॉर्टर स्पैन पे हम लोग को पता था कि मोमेंट ऐसा था, हमारा पॉजिटिव मोमेंट था। कंटिन्यूअस एज मतलब ये वाला जो एज है और ये वाला जो एज है, यहाँ पे जो था वो क्या था, जीरो था। नेगेटिव मोमेंट जीरो थे, कंटिन्यूटी पे क्या था, जीरो था, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव मोमेंट था, बराबर। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, AST हम लोग ने निकाला और हम लोग का इतना वैल्यू आ गया, हम लोग ने देखा भी, बराबर। अब हम लोग ये शॉर्टर स्पैन था ना, ये शॉर्टर स्पैन, ये वाला स्टील हम लोग ने निकाला अभी तक, शॉर्टर स्पैन बराबर, मेन स्टील के लिए ये वाला निकाला। अभी हम लोग को लॉन्गर स्पैन के लिए निकालना है कि भाई लॉन्गर स्पैन में, स्लैब में लॉन्गर स्पैन में क्या स्पेसिंग होगी, क्या प्रोवाइडिंग होगी, क्या AST होगा, बराबर। तो अलोंग LY दिखाना है। तो LY में मोमेंट कैसा है, ऐसा है, एक मोमेंट नेगेटिव है और एक मोमेंट पॉजिटिव है। तो नेगेटिव मोमेंट के लिए निकालना पड़ेगा अलोंग लॉन्गर स्पैन, नेगेटिव मोमेंट एट कंटिन्यूअस एज। ये वाला जो एज था, ये वाला कंटिन्यूअस हो रहा है ना भाई, ये वाला तो नॉन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यू है, बराबर। ये वाला कंटिन्यूअस, तो हम लोग ये वाले के लिए निकाल रहे हैं एट कंटिन्यूअस एज अलोंग लॉन्गर स्पैन। याद रहेगा नेगेटिव मोमेंट, बराबर। ठीक है, देखते हैं। अब नेगेटिव मोमेंट आपको वैल्यू पता है, My दैट इज 2.93 किलो न्यूटन मीटर। माइनस में था इसलिए माइनस लिख दिया, बाकी पर जब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग प्लस वाला, क्योंकि मोमेंट नेगेटिव है, वो उसका नेचर बिहेवियर नेगेटिव है, ठीक है, वो दिखा रहा है। बट हम लोग डालने के टाइम पे तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू डालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इंटर करेंगे। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है कितना है, 0.5 FCK BD अपॉन FY 1 माइनस रूट ऑफ 1 4.6 MU अपॉन MU लिखता था, अब यही MU क्या हो जाएगा, MUY हो जाएगा, क्योंकि मेरा यही MU ही मेरा क्या है, MY ही मेरा MU है यहाँ पे, ठीक है। और इसलिए मैंने ASTY लिख दिया ताकि थोड़ा रिलेट कर पाओ, इसलिए, ठीक है। अपॉन में FCK BD स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं पुट करूंगा, मैं आंसर नहीं पुट करने वाला, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि क्या आने वाला है। आपको वैल्यू पुट करना है, मैं बता देता हूँ। 0.5 FCK के जगह पे 20 डालोगे, B के जगह पे 1000, D के जगह पे क्या डालोगे 125, यहाँ पे क्या डालोगे 415, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MUY, दैट इज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस मत डालना दोस्त, यहाँ पे माइनस नहीं डालना है,
यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड की वैल्यू डालनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है यहाँ पे कि मोमेंट क्या है मेरा, ठीक है। तो नेगेटिव मोमेंट के लिए मुझे एस टी मिल जाएगा ना, तो 2.93 यहाँ पे इंटू किलो न्यूटन मीटर है तो इंटू 10⁶ कर देना, तो न्यूटन एम में हो जाएगा। एफ सी के मतलब एफ सी के की वैल्यू कितनी है, अच्छा सी और देखो एफ सी के ऐसे होता है, सफिक्स में होता है, कभी भी एफ सी के ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे साथ में दिख रहा था, इसमें मैंने अलग से लिखा, ठीक है। और बी मतलब एफ सी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 20 इंटू 1000 इंटू 125 का होल स्क्वायर। डी मतलब मेरा, डी मतलब 125 ना, 125 mm, ठीक है। डी डेप्थ हमने इतना प्रोवाइड किया था, तो ये वैल्यू डालोगे तो ये मिल जाएगा आपको। अब ये मिल गया, पर आपको तो पता है कि यार कोड के अनुसार AST मिनिमम इतना ही आएगा मेरा, फिर से निकालूंगा तो मेरा 0.12% BD मेरा उतना ही आने वाला है। तो उसके हिसाब से हमें 300 हमने निकाल दिया स्पेसिंग कि ये 300 mm सेंटर टू सेंटर और 10 mm ये इतना, तो ये दिखा देना है बॉक्स में से दिखाना, थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। कि नेगेटिव मोमेंट भले ही AST इतना आ रहा है बट हम लोग प्रोवाइड इतना ही करेंगे, मिनिमम वालों को ही लेके चलेंगे हम लोग, और इतनी स्पेसिंग, इतना डाया और इतना। तो मतलब अलोंग लॉन्गर स्पैन नेगेटिव मोमेंट के लिए, अलोंग लॉन्गर स्पैन नेगेटिव मोमेंट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही प्रोवाइड करने वाले। अब पॉजिटिव मोमेंट के लिए भी देख लेते हैं। पॉजिटिव मोमेंट मेरा कितना था, प्लस my दैट इज प्लस 2.23 किलो न्यूटन mm, बस वही करना है 0.5 FCK, समझा ना। पॉजिटिव मोमेंट अलोंग एट मिड स्पैन, मिड स्पैन मतलब ये वाला पार्ट, एट मिड स्पैन पे मेरे को पॉजिटिव आ रहा है ना, ये वाला मिड स्पैन पे पॉजिटिव आ रहा है, अलोंग लॉन्गर स्पैन, ठीक है ना। BD अपॉन FY 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 MU अलोंग Y अपॉन में FCK BD का स्क्वायर। सिर्फ B की वैल्यू फिक्स है 1000, D की वैल्यू फिक्स है 125, FCK की वैल्यू फिक्स है 20, FY की वैल्यू है 415, सब कुछ पुट कर सकते हो। यहाँ पे क्या डाल देना 2.23 इंटू 10⁶, सिंपल, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये फिर से और कम हो गया और AST कम हो रहा है, बट हम लोग को मिनिमम तो इतना डालना पड़ेगा, बार बार मेरा AST कम हो रहा है मूवमेंट्स की वजह से, ठीक है, मूवमेंट की बोल रहा है, बट हम लोग कोड के अनुसार हम लोग चलेंगे, इतना प्रोवाइड करेंगे, और फिर से वही चीज़ मैंने लिख दी कि हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं। ये हम लोग का रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन हो गया, पार्ट ए पार्ट बी नेगेटिव मोमेंट्स के लिए हो गया बराबर। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में बताओ, कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो रिटर्निंग बॉल के ऊपर रहेगा, बहुत जल्द आ रही है वीडियो। अभी चेक फॉर शेयर कर लेते, फिर वीडियो को खत्म करते फटाफट से, ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस ध्यान दो, चेक फॉर शेयर, अब चेक फॉर शेयर करना है, ठीक है। शेयर भी एक फोर्स है, एक टाइप का, आपको पता ही है फोर्स का एक टाइप है। शेयर का फॉर्मूला क्या है, माइनस और माइनस को सब भूल जाओ, VUX, ठीक है ना। VUX जो है फॉर्मूला ये है WULX, वहां पे LX स्क्वायर था, स्क्वायर कर दोगे तो मूवमेंट मिल जाएगा, MX मिल जाएगा, और स्क्वायर को हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, VUX मिल जाएगा। X है अल्फा X, नेगेटिव मूवमेंट के लिए निकाल रहा हूँ इसलिए नेगेटिव डाल दिया, सिंपल। जीरो था इसलिए जीरो आ गया, मूवमेंट भी जीरो, मूवमेंट जीरो तो शेयर तो जीरो होने वाला है, सिंपल सी बात है। अब ये प्लस अल्फा एक्स ले लिया यहाँ पे, और WU की वैल्यू 12.93, LX की वैल्यू 2 और अल्फा एक्स की वैल्यू 0.076, तो प्लस VUX आ गया मेरा कितना 1.96 किलो न्यूटन। ये शेयर पॉजिटिव शेयर फोर्स अलोंग कहाँ पर है, शॉर्टर स्पैन के, ठीक है। अब लॉन्गर स्पैन की बात करते हैं, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव शेयर के लिए फॉर्मूला वही WULX, सबके जगह कॉमन है, सिर्फ अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई माइनस अल्फा वाई लगाते जाओ और मिलते जाएगा। तो इसके लिए आपको इतना मिल गया -0.057 लगा करके, ठीक है। यहाँ पे प्लस 0.03 लगा करके आपको इतना मिल गया। कौन सी वैल्यू को लेना, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, जो बड़ा होगा, टेक बड़ा वैल्यू। कैसे समझो, अभी तक आपने एक शेयर आपको कैसे मिल रहा है, मूवमेंट के थ्रू, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू मिल रहा है, एक शेयर आपको ऐसे भी निकालना पड़ेगा। क्यों समझेगा, शेयर ऑफ कॉन्क्रीट समझेगा भी। शेयर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, कितना फॉर्मूला, K इंटू टाउ मतलब टॉर्क, वही टाउ यूसी BD, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब K की वैल्यू आपको पता है 1.1, B की वैल्यू मेरे को पता है 1000, D की वैल्यू मुझे पता है 125 लेना है। टाउ यूसी निकालना पड़ेगा, टाउ यूसी, टॉर्क बोलो टाउ बोलो, ठीक है ना। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, PT परसेंटेज और FCK पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर आपने K की वैल्यू वहाँ पे 1.3 ली थी, मैं बताता हूँ भाई कि K की वैल्यू
1.3 वन वे स्लैब में, और टू वे स्लैब में के की वैल्यू 1.1 लेना है, ठीक है ना। मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर इसको बोलते हैं, हम लोगों ने बताया था कोएफिशिएंट है, बेसिकली एक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। इतना समझा, लिख लो, आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ओके गाइस, ध्यान दो, टाउ यूसी निकालना है। टाउ यूसी डिपेंड करता है पीटी परसेंटेज के ऊपर और एफसीके के ऊपर। एफसीके की वैल्यू तो हम लोग को पता है M20, दैट इज 20 इज द वैल्यू ऑफ एफसीके। पीटी परसेंटेज निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है AST प्रोवाइडेड अपॉन BD इंटू 100, ठीक है। तो AST प्रोवाइडेड यहाँ पे कितना लिख दो, AST की वैल्यू कितनी 261.67 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर, और इंटू 100 अपॉन B की वैल्यू हमारी कितनी है बताओ, B की वैल्यू आपको पता है 1000 और इंटू यहाँ पे 100, बराबर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.261%, दैट इज 0.26 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.2, अब देखो यूज IS 456 2000 यूज करो, पेज नंबर 73 पे जाकर के 0.25 और 0.5 के लिए वैल्यू दिया हुआ है 0.36 और 0.48, 0.26 के लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन राइट साइड से करो, राइट साइड सबसे पहले कैसे करना देख लो। मैं राइट साइड से देखूंगा, मैं बोलूंगा नीचे वाली वैल्यू माइनस ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू से इसमें माइनस करना है, बट न्यूमरेटर में लिखना। तो 0.48 माइनस 0.36 ये न्यूमरेटर में लिख दिया, राइट साइड की वैल्यू। लेफ्ट साइड में भी यही करना है, 0.5 माइनस 0.25, 0.5 माइनस 0.25, सेम ऑपरेशन बट डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब ये वैल्यू इससे माइनस कर दो, तो इनटू में लिखना 0.26 माइनस 0.25। अब किसके लिए निकाल रहे हो, उसके लिए निकाल रहे हो, तो ये वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू नीचे की तरफ देखो, ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए 0.36 लिखो। इंक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पे प्लस डाल दो, अगर डिक्रीज हो रही होती तो माइनस डाल देते। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा न्यूटन mm स्क्वायर में। अब ये वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया, B की वैल्यू डाल दी, D की वैल्यू डाल दी, K की वैल्यू, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50.187 ऐसा कुछ किलो न्यूटन के आसपास, ठीक है। क्योंकि हमने न्यूटन में निकाला तो मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन में। VUC क्या काम हुआ सर, इसका क्या फ़ायदा हुआ, आप बताओ मेरे को, थोड़ा बताओ इससे क्या फ़ायदा हुआ। देखो VUC ये वाला जो हमने निकाला है, ये ग्रेटर देन है किसके लिए, VUC जो आया था अभी इसके पहले, दैट इज VUX था ना, दैट इज 1.96, तो 1.96 था, 1.96 किलो न्यूटन। देखो आ कितना रहा है इतने के लिए, बट हमने शेयर ये कितना, देखो आया कितना था, शेयर फोर्स आया कितना था 1.96 किलो न्यूटन, बट हमने जो डिजाइन किया स्लैब, हमने जो डेप्थ दिया हुआ है, हमने जो टाउ BD दे दिया, टाउ EC बराबर, जो हमने विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है ना। जो हमारा शेयर फोर्स है, हमने जो डिजाइन किया वो कितना आ रहा है, कितने तक शेयर फोर्स, वो कितना किलो न्यूटन का वो रेजिस्ट कर सकता है, 50.187 किलो न्यूटन तक रेजिस्ट कर सकता है, बट आ कितना रहा है 1.96। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं शेफ इन शेयर में क्या है, सेफ है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, उसके बाद चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ये दो स्टेप और बचते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक बात, वीडियो नंबर 2 में तो मैंने ये दोनों कर दिया, अब वही सेम फॉर्मूले को उठा लो, दोनों कर लोगे खुद से। इसके लिए LD इज ग्रेटर देन LO प्लस, याद है ना 1.3 MU अपॉन LO था, बराबर, वो फॉर्मूला लगा करके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो डेवलपमेंट लेंथ सही है हमारा, और ये डिफ्लेक्शन के लिए हमारा वही फॉर्मूला था। दोनों फॉर्मूले को लगा करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में अगर नहीं किया तो भी चल जाएगा, बिकॉज बुक में बहुत सारी बुक्स में ये किया ही नहीं है। मैंने देखा कि 2 वे स्लैब में ये वाला स्टेप्स करते ही नहीं है वो लोग, यहाँ तक किया हुआ लास्ट टू लास्ट, मतलब इन्होंने कुछ सम्स में तो ये भी नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, वो निकाल करके उतना ही छोड़ दिया हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट कर दिया तो और अच्छी बात है। ट्राई करना खुद से, ये आपका होमवर्क है, कर लो। मैं क्या बोलता हूँ, कर लो यार, ठीक है, लिख लिया, चलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको काम मेरा अच्छा लगता है,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिटेनिंग वॉल के साथ।